तो अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। अगले महीने चुनाव में जाने वाला चौथा बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल ने यहां बड़ी मजबूती के साथ 5 साल राज किया है। जैसे आप तुलना कीजिए राजस्थान के साथ, तो बार बार यही बात आती है कि अशोक गहलोत तो अपनी सरकार बचाने में ही लगे रहे, उसी में जुगत लगाते रहे कि सरकार ना गिर जाए। भूपेश बघेल के साथ ऐसी कोई चुनौती, कोई दिक्कत नहीं थी, ना अंदर से ना बाहर से। लेकिन क्या भूपेश बघेल का राज कायम रहेगा, यह इस चुनाव में तय होना है। या 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कोई परिवर्तन होगा। छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल आपके सामने आने जा रहा है। हमारी ऑडियंस हमारे साथ बनी हुई है, हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, राहुल महाजन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सज्जन कुमार जी और भावेश जासीनेक से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल की हम लोग अब शुरुआत करेंगे। तो अब मैं जरा फिर से आपको पिछले 2 दिनों का जो है बैकग्राउंडर देना चाहता हूं। अभी हमने तेलंगाना की बात की है, लेकिन नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की बात अगर करें एक नए सिरे से, एमपी से शुरुआत की। एमपी में हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी लीड में दिखाई दे रही है, कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी को एज है। हमें लगता है बीजेपी सरकार बना सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। पहला ओपिनियन पोल हमने आपको परसों दिखाया था। कल हमने राजस्थान की बात की थी। राजस्थान में अशोक गहलोत ने खूब माहौल बनाया है, पिछले 1 साल में डैमेज कंट्रोल भी खूब किया है, लेकिन इस सब का इतना प्रभाव नहीं पड़ा कि वो अपनी सरकार बचा पाए। हमारा ओपिनियन पोल ये कहता है, हमारा सर्वे कहता है कि आसानी से बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर बन जाएगी। जो परंपरा रही है सरकार बदलने की, वो कायम रहेगी। इस बार बीजेपी की सरकार राजस्थान में होगी। आज तेलंगाना की बात की, तीसरा ओपिनियन पोल अभी आपने देखा, जहां पर बिल्कुल क्लियर है केसीआर किंग है, केसीआर हैट्रिक लगा रहे हैं, तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी। और कोई भाई बड़ी चुनौती उनको नहीं मिल पा रही है कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी से तो बिल्कुल भी नहीं। नंबर 3 पर, बल्कि नंबर 3 नंबर 4 टाई अप है एआईएमआईएम और बीजेपी में। नंबर 2 पर कांग्रेस पार्टी है जिसके पास ठीक ठाक सीटें हैं, लेकिन नंबर 1 से काफी पीछे नंबर 1 पर केसीआर। इसमें अभी हमें कोई ऐसा कोई सरप्राइज दिखाई नहीं देता। अगले 1 महीने में चुनाव में कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। केसीआर के लिए फिलहाल कोई चुनौती नहीं है। अब छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ की ओपिनियन पोल की शुरुआत मैं आपके सामने करने जा रहा हूं नॉर्थ छत्तीसगढ़ से, उत्तर छत्तीसगढ़, जिसे हम कहते हैं सरगुजा वाला इलाका, सरगुजा रीजन। तो वहां से शुरुआत करेंगे। यहां विधानसभा की 14 सीटें हैं, कुल 90 सीट्स हैं छत्तीसगढ़ में, 90 14 सीटें आपके सामने रख रहे हैं, जहां लोकसभा क्षेत्र पड़ते हैं सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा। 2018 में यहां 14 की 14 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, बीजेपी का स्कोर था 0। 2023 में अभी अक्टूबर महीने में क्या परिस्थिति बन रही है आपके सामने, नॉर्थ छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल, 14 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीत सकती है यहां पर। ये 6 सीटों का फायदा है, जैसा मैंने आपको बताया पिछली बार स्वीप था कांग्रेस का, और कांग्रेस पार्टी को यही 6 सीटों का नुकसान। 8 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, यानी बीजेपी 6 कांग्रेस 8। ये पहला इलाका है नॉर्थ छत्तीसगढ़ का, जहां भारतीय जनता पार्टी अपना ग्राउंड कवर कर रही है 2018 की तुलना में। कांग्रेस पार्टी को यहां पर डेंट कर रही है अच्छा खासा, लेकिन इस रीजन में अभी भी कांग्रेस बड़ी पार्टी बनी हुई है। तो पहला रीजन, इसमें टॉप पर दिखाई दे रही है कांग्रेस, लेकिन पीछे से कम बैक करती हुई दिखाई देती है आपको भारतीय जनता पार्टी। और उत्तर के बाद रुख कर लेते हैं दक्षिण का, इसकी भी बात आपको दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी इलाका, जिसे हम बस्तर क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सरगुजा नॉर्थ, बस्तर साउथ। बस्तर और कांकेर को मिलाकर के यहां विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। 2018 में कांग्रेस पार्टी का इतना जलवा था कि यहां भी 12 में से 11 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने। सरगुजा में क्या स्थिति बदल रही है, बस्तर में स्थिति बदलेगी या 5 साल पहले वाली स्थिति होगी, ये आइए अब देख लेते हैं क्या ओपिनियन पोल बताता है दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर क्षेत्र की 12 सीटों का हाल। यहां भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती दिखाई देती है। ये 3 सीटें अप हैं 2018 से, और इन्हीं 3 सीटों का नुकसान कांग्रेस को है जो 8 सीटें जीत सकती है। पिछली बार इसके पास 11 सीटें थी। तो देखिए 90 में से 26 सीटों का ओपिनियन पोल छत्तीसगढ़ का, 16 पर कांग्रेस, 10 पर भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी के पास एक बढ़त है, चूंकि सीटें ज्यादा नहीं हैं तो इसलिए कम बढ़त भी बड़ी निर्णायक साबित हो जाती है ऐसे राज्यों के चुनाव में। 90 सीटों वाला राज्य है छत्तीसगढ़। कांग्रेस पार्टी यहां बढ़त में दिखाई दे रही है अभी तक, लेकिन जो तीसरा हिस्सा है वो काफी बड़ा है। जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है, जिसमें बिलासपुर, रायपुर राजधानी, जांजगीर, झांपा, राजनांदगांव, ये तमाम इलाके आते हैं, दुर्ग, महासमुंद, और यहां है 64 सीटें। अभी हमने 26 सीटें आपको दिखाई हैं। अगले तीसरे रीजन में जब आएंगे 64 सीटें, वो ये तय करेंगी दरअसल कि क्या भारतीय जनता पार्टी कमबैक कर रही है या भूपेश बघेल एक बार फिर यहां पर सरकार बनाएंगे। लेकिन अभी तक के सर्वे पर आइए अब बात करते हैं। देखिए, इन 4-5 राज्यों में ले लें, एक कॉमन थ्रेड है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेतृत्व को उस तरीके से बैक नहीं किया हुआ।
मध्य प्रदेश में देख लीजिए शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे, आज ही उनको टिकट मिला है लेकिन उनकी भूमिका पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। तेलंगाना में हमने अभी बड़ी बात की कि बंडी संजय कुमार को क्यों हटाया, जी किशन रेड्डी को क्यों लाए। यहां पर भी डॉक्टर रमन सिंह जिन्होंने 15 साल सरकार चलाई, आपकी कैंपेन का चेहरा नहीं है, आपने लेकिन विधानसभा का टिकट उनको दिया है। ये इसमें कोई स्ट्रैटेजी आपको दिखाई देती है या बीजेपी की दुविधा है? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों एक तरह दिखते हैं, लेकिन तीनों में बड़ा फर्क है। राजस्थान में वसुंधरा राजे पूरे समय लड़ती रहीं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, पार्टी ने, संगठन ने, सब ने तय कर लिया है कि वसुंधरा चेहरा नहीं होगी। शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी का एक बड़ा हिस्सा राज्य का हो या केंद्र का पहले भी रहा। केंद्रीय नेतृत्व उनसे पहले बहुत नाराज रहा, बाद में बात बनी और लगा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। लेकिन यह सच है कि इन दोनों ही राज्यों में अगर कैंपेन थोड़ा चेहरे के साथ होती तो शायद बढ़त होती। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अर्ली मूवर एडवांटेज किया। हर सीट को, जिसको कहते हैं ना कि सीट की मैपिंग करना, कहां कौन सी कमजोरी है उसके लिहाज से टिकट जारी किए और इसीलिए वो वहां बढ़त पर दिखते हैं। राजस्थान में एक जनरल सेंटीमेंट है, अशोक गहलोत के 4-4.5 साल के अपने अच्छे इतने काम हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ देते हैं, जो सचिन पायलट उनका झगड़ा रहा। लेकिन छत्तीसगढ़ सबसे अलग है। छत्तीसगढ़ में शुरुआती दौर में थोड़ा सा आया क्योंकि राहुल गांधी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी थी कि उन्होंने टीएस सिंहदेव को भी 2.5 साल का एक वादा कर दिया था कि भाई तुमको भी चीफ मिनिस्टर बना देंगे। उनको लगा पुराना वाला समय है कि यहां से कहेंगे, लेकिन भूपेश बघेल अड़ के बैठ गए और कांग्रेस पार्टी के लिए वो अच्छा हुआ। अगर टीएस सिंहदेव बने होते तो शायद यहां अभी कांग्रेस पार्टी की वो स्थिति नहीं होती। अब सवाल यह है कि क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थिति में कुछ किया? जवाब है शून्य किया। भारतीय जनता पार्टी इतने सांसद, लगभग पूरे सांसद होने के बावजूद कोई रणनीति नहीं, नेता के तौर पर कोई रणनीति नहीं। रमन सिंह किसी धरना प्रदर्शन में नहीं आए, वो गायब से हो गए। अभी उनको लोगों ने तब देखा जब वो एक्स पर वो और भूपेश बघेल थोड़ा लड़ रहे थे, या फिर राजनांदगांव में जब उनका नामांकन के बाद अमित शाह भाषण कर रहे थे। यानी अमित शाह के भाषण के दिन उनको देश ने जाना कि नहीं, रमन सिंह जी अभी हैं लड़ाई में। ऐसे में भूपेश बघेल जैसे नेता के सामने, जो सचमुच मजे हुए नेता हैं, बहुत शानदार नेता हैं, और इतने आरोपों के बावजूद, मैं बताऊं सेंटिमेंट उनके भी खिलाफ बहुत कुछ है, लेकिन जब आप लड़ने के लिए ही तैयार नहीं होंगे तो जनता आपके साथ नहीं आएगी। और इसीलिए देखिए, भाजपा को जो थोड़ी बढ़त भी मिलती दिख रही है वो बस इतनी ही है कि थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन कांग्रेस को अब देखिए ओपिनियन पोल में आगे क्या दिखाई देता है, कितना आगे बढ़ती है। अभी तक के आधार पर कह रहा हूं, भूपेश बघेल तो ऐसे कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं, उनका वीडियो आ गया कि वो पार्टी की टिकट स्क्रीनिंग की मीटिंग में बैठकर कैंडी क्रश खेल रहे थे, तो उस पर कैंडी क्रश खेल रहे थे वो वीडियो में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसा वैसा नहीं खेलता हूं, बहुत अच्छा खेलता हूं और बहुत लेवल पार कर चुका हूं, मुझे बहुत मजा आता है खेलने के, कैंडी क्रश खेलने में। सलाह दे चुके हैं, वो व्यसन छोड़े, वो बुरी लत है, उससे बाहर निकले, अच्छे मुख्यमंत्री। लेकिन आप देखें कि भूपेश बघेल ने एक, और आप कुछ भी कहें, तेवर के साथ सरकार चलाई है। भूपेश बघेल को के ऊपर भी एजेंसियां नहीं लगी, ऐसा नहीं है, उनके भी इर्द गिर्द सब जगह सबकी जांच, सब पर ईडी सीबीआई सब कुछ हुआ है। लेकिन भूपेश बघेल के ऊपर क्या इसका कुछ अंतर पड़ा है? इससे जुड़ा एक सवाल भी हमारे पास है, आइए उसका नतीजा ही देख लेते हैं कि भूपेश बघेल के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्या उसका उससे उन आरोपों से जनता जो है कुछ प्रभावित हुई है या नहीं हुई है? भ्रष्टाचार पर जो सवाल था हमारे पास, वो सवाल चला दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार पर करप्शन के इल्जामों पर लोग क्या राय रखते हैं? देखिए, 35% लोग मानते हैं सही है, गलत 45% लोग मानते हैं गलत है। 45% जनता को लगता है कि भूपेश बघेल पर जो आरोप लगे हुए हैं इनमें दम नहीं है, या ये राजनीतिक द्वेष के आरोप हैं। तो ये भूपेश बघेल के लिए एक राहत की बात जरूर होगी। तो इसलिए जरा छत्तीसगढ़ को समझते हैं, जिन्होंने सर्वे किया उन्हीं से हमारे साथ भावेश बने हुए हैं। भावेश, 15 साल में 2018 याद करें, एमपी छत्तीसगढ़ दोनों जगह लेगेसी वाली सरकारें थीं भारतीय जनता पार्टी की, दोनों जगह बीजेपी चुनाव हारी। कमलनाथ कम मार्जिन से जीते तो देखा हमने सरकार डगमगा गई। यहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी बड़े मार्जिन से जीती, सरकार बरकरार है। इन 5 साल के अंदर कैसी सरकार चली है, बरकरार रहने वाली या लड़खड़ाने वाली? देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझिए, बीजेपी की मुश्किल वहाँ है कि वहाँ वो जातियों में फंस गई है, जातियों के फेर में फंस गई है। बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं रमन सिंह, उनकी आबादी 2% के आसपास है। ऊपर से जो भूपेश बघेल है वो ओबीसी नेता है, और आजकल कांग्रेस ओबीसी पॉलिटिक्स करने लगी है, तो बीजेपी के लिए वहाँ एक सबसे बड़ी मुश्किल है। दूसरी, आप बीजेपी के नेताओं को या आरएसएस को लोगों को कहेंगे कि वो आदिवासी के बीच में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उनका यदि काम इतना ज़्यादा अच्छा होता तो आप देखिए बस्तर रीजन में
2013 में जब बीजेपी जीती थी छत्तीसगढ़, तब भी बस्तर में बीजेपी वहां हारी थी। बस्तर में सिर्फ 4 सीटें बीजेपी जीती थी, 8 सीटें कांग्रेस जीती थी। अभी हमने सरगुजा देखा है, सरगुजा में भी बीजेपी का 2003 से लगातार डिक्लाइन हुआ है। 2003 में बीजेपी वहां 10 सीटें जीती थी, उसके बाद 2008 में 9 सीटें जीती थी, उसके बाद 2013 में 50-50 हो गया था, 2018 में पूरा साफ। तो बीजेपी का जो स्थिति है वहाँ पे आप देखेंगे आदिवासियों के बीच में है, ओबीसी के बीच में है, दलितों के बीच में। हालांकि 2018 में कुछ और फैक्टर थे जिसका आपको याद होगा, कुछ छोटी छोटी पार्टियां थी जिससे बीजेपी अजीत जोगी की पार्टी थी। बिल्कुल उससे बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। लगभग 13-14 ऐसी सीटें थी जिसपे बीजेपी को नुकसान हुआ था उससे। हालांकि शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अजीत जोगी और बसपा के अलायंस की वजह से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। हालांकि अभी इस बार चुनाव में बीजेपी कुछ अच्छे फैसले लिए हैं, जिसमें एक जो साहू एक बहुत डोमिनेटेड ओबीसी कास्ट है वहाँ पे, जिनकी आबादी लगभग 12% है, उनको उनके नेता को आगे प्रमोट किया, तो वो एक फैक्टर है। दूसरे और कुछ देखिए, हम लोग मानते हैं कि छत्तीसगढ़ टफ स्टेट है, वहाँ पे आप देखेंगे लगभग 1-2% का ही गैप रहता है, तो वहाँ पे प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। जनरली बहुत प्रेडिक्शन आप देखेंगे नहीं, लेकिन 2018 में तो साफ ही कर दिया था ना बीजेपी को, 15 सीटें आई थी। अलग फिनोमेना था। 2013 आपको याद होगा कि सिर्फ 1% का गैप था, लेकिन सीटें बीजेपी 49 जीत गई। तो आप इतना सस्पेंस खोल दे रहे हैं कि ये 2018 वाला मामला नहीं है बीजेपी के लिए भी। हाँ, वो तो मैं खोल ऐसा नहीं है उसकी मेरे ख्याल से एनीबडी कैन गेस अबाउट दिस कि वो स्थिति नहीं है। पर स्थिति ये है कि बीजेपी एक, जैसे मैंने आपको कहा ना कि उनके लिए जो नायक हो सकते थे वो उस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको जिस जाति से आते हैं उनकी 2-2.5% की आबादी है और ओबीसी से भूपेश बघेल आते हैं, तो वो जाति के पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। और जो भूपेश बघेल का जो काम है वो भी प्रीवियस पॉलिटिक्स में मास्टर दिखते हैं। देखिए जरा बात करते हैं क्या वर्क कर रहा है भूपेश बघेल के लिए इस चुनाव में, अगर ऐसा है तो। जैसे जो योजनाएं हैं, जैसे गारंटी की बात अभी हुई, जब पहले गारंटी की बात कर लेते हैं, तो किसकी गारंटी पर जो है वो यकीन कर पा रही है जनता, ये इस पर हमने सवाल पूछा था। किसकी गारंटी पर आपको यकीन है, तो आपको इसका जवाब मिलेगा। बीजेपी की गारंटी पर 45% लोग भरोसा करते हैं, कांग्रेस की गारंटी पर 47% लोग भरोसा करते हैं, तो बहुत कोई अंतर नहीं है। ऐसा ही क्या कुछ चुनाव के नतीजों में जो ये दिखाई देगा, क्या हमारा सर्वे भी इसी ट्रेंड की ओर आगे बढ़ रहा है? जब हम बात करेंगे तीसरे बड़े हिस्से की सेंट्रल छत्तीसगढ़ की, तो पता चलेगा। तो गारंटी पर तो लगभग लोगों को बराबर ही भरोसा है बीजेपी पर और कांग्रेस पार्टी पर। वहाँ एक न्याय योजना जो है वो चलाती है कांग्रेस पार्टी। भूपेश बघेल को लगता है कि इससे हमको बहुत फायदा होने जा रहा है। जैसे किसी हर सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम होती है, तो ऐसे यहाँ पर न्याय योजना है। इस न्याय योजना को कांग्रेस का कितना फायदा मिलता है कांग्रेस पार्टी को, उस पर भी देख लेते हैं। जवाब 52% लोगों का हाँ था। आधे से ज्यादा लोग मानते हैं कि ये प्रभावी योजना है। 43% लोगों को लगता है कि इससे लाभ नहीं मिलने वाला। 5% लोगों की इस पर कोई राय नहीं है। तो ये वो फैक्टर है जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है। प्लस सीएम की छवि कैसी है वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। 15 साल के बाद लोगों ने जब बीजेपी की सरकार हटाई तो ऐसे लगा जैसे इनको पनिशमेंट दी है कि बहुत हो गया, हटो। 15 केवल सीटें बीजेपी को मिली। तो इन 5 सालों में क्या वो, अगर कोई नाराजगी वाली बात थी तो वो कोई दूर हो पाई है? बीजेपी क्या लोगों के माइंडसेट में दोबारा एंटर कर पाई है? क्या बीजेपी ने 5 साल में ऐसा कुछ किया है? क्या किया बीजेपी ने वहाँ पे, ये सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर मैं भूपेश बघेल की सारी मतलब कोशिशों को देखूं तो भूपेश बघेल ने एक बड़ा मुद्दा जो हिंदुत्व का मुद्दा है वही बीजेपी से वहाँ छीन लिया। हिंदुत्व का मुद्दा ले लिया, पूरा छीन लिया है। वहाँ पे उन्होंने श्री राम वनगमन पथ बनाया है, उन्होंने भगवान राम की एक 50 फीट की मूर्ति बनाई है, उन्होंने मंदिरों को ठीक किया है। तो पूरा का पूरा उन्होंने जो वहाँ गोबर जो है गाय का गोबर उसकी खरीदने की स्कीम बनाई। तो आपने तो पूरा मुद्दा बीजेपी से छीन लिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने बाकी मुद्दों को भी नहीं भुनाया। यहाँ तक कि मैं आपको बोलूँ, जो छत्तीसगढ़ है वो अगर धान का सबसे ज़्यादा प्राइस देता है वो तो छत्तीसगढ़ देता है। अगर हम एक और बात करें कि उन्होंने नेशनलिज्म, जो कि बीजेपी का एक कोर वो है, कोशिश है, वर्सेस रीजनलिज्म जो है वो खड़ा कर दिया है। वहाँ छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया नारे लगते हैं। तो जो भूपेश बघेल हैं उन्होंने बीजेपी के लिए बहुत राह मुश्किल कर दी है। अभी हम सरगुजा की बात कर रहे थे।
हमने बात की कि किस तरह से 14 की 14 सीटें जो है वो सरगोजा की हार गई थी पिछली बार बीजेपी। तो टीएस सिंहदेव का क्या कुछ खराब हो गया, क्योंकि कारण यही है उनको बाबा वहाँ बोलते हैं और उन्हीं के कारण इस एरिया की 14 सीटें पिछली बार कांग्रेस जीती थी। तो क्या बदल गया? अगर हम बाकी दुर्ग की भी बात करेंगे, अगर हम बाकी संभागों की भी बात करेंगे, तो कुछ नहीं बदला है वहाँ पर। इस वक्त मेरा जो मुझे लगता है, साफ लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे तरीके से जीतेगी, आसानी से जीतना चाहिए आपके हिसाब से। रमन सिंह के बारे में क्या राय है सज्जन आपकी? 15 साल के मुख्यमंत्री, इतना लंबा अरसा उन्होंने काम किया, उनको चावल वाले बाबा शायद बोलते थे, चावल वाले बाबा। आज रमन सिंह क्या बिल्कुल लोगों की दिमाग से हट गए? देखिए, उसमें दोनों चीज़ है। एक तो रमन सिंह खुद भी उतने एग्रेसिव नहीं रहे, सक्रिय नहीं रहे। दूसरा जो शीर्ष नेतृत्व है उसने भी उनको आगे नहीं बढ़ाया। अब स्थिति वहां पे ये है कि रमन सिंह का जनता में वो प्रभाव नहीं है, एक प्रभाव की जो अभी भी सक्रिय है, अभी भी चाहता है कि पार्टी को वापस लाए, वैसी कोई छवि नहीं है। आप राजस्थान में देखें, वसुंधरा जी को पार्टी आगे करे या ना करे, लेकिन जनता के बीच में उनकी अभी भी एक पकड़ है, परसेप्शन एडवांटेज है, वो एडवांटेज नहीं है। और क्राइसिस बीजेपी की छत्तीसगढ़ में यह है कि रमन सिंह को हटा दे तो दूसरा कोई नेतृत्व जो है उस वैक्यूम को फिल नहीं कर रहा है। तो वो कैच 22 वाली सिचुएशन है छत्तीसगढ़ में। वो चाउर बाबा थे और चाउर बाबा होने का सबसे ज्यादा लाभ जो है आदिवासी एरिया में मिलना चाहिए। और अभी आप देखिए वहां पे कांग्रेस की स्थिति, अगर आप बस्तर रीजन में देखें, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, तमाम जगह आप चले जाएं, तो वहां पे जो ट्राइबल लीडरशिप है कांग्रेस से नाराज है। हमारी पार्टी मरकाम साहब ने बना ली है, बहुत सारा कुछ है, फिर भी आप जाके देखिए तो उसका लाभ बीजेपी नहीं ले पा रही है। करप्शन का एक चार्ज है, ईडी बहुत सक्रिय है, बहुत सारे नेता मुख्यमंत्री के करीबी जेल में हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए परसेप्शन में उतना लाभ बीजेपी। कारण क्या है कि जो परसेप्शन है सरकार के खिलाफ, जो नीतियां हैं, जो सच्चाई है, उसको पार्टी वर्कर्स जो हैं और नेतृत्व वो लेके 5 साल में जनता के बीच में जाता है। और यहां क्लियरली दिख रहा है कि कांग्रेस एटीएम पिछले 5 साल रही है छत्तीसगढ़ पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए। बावजूद आप देखें कि भूपेश बघेल जो है वहां पे रिलेटिवली कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो रमन सिंह वो है जो है भी और नहीं भी है, खुद सक्रिय भी नहीं हो रहे हैं और बाकी उस वैक्यूम को फिल भी नहीं होने दे रहे हैं। और ये वहां पे कहीं ना कहीं पार्टी को बाकी 2 राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा उसके खिलाफ जा रहा है, घाटा हो रहा है। तो ये तो आपने बात की बीजेपी की। बीजेपी का जो भी नेता वहां पर है, रमन सिंह ही है एक चेहरा। तो रमन सिंह को लेकर के क्या छवि है? दूसरी ओर मुख्यमंत्री के कामकाज को लोग कैसे देखते हैं वो भी देख लीजिए। अपने चीफ मिनिस्टर के काम से क्या छत्तीसगढ़ की जनता खुश है? कितने लोग खुश हैं, कितने लोग नाखुश हैं? आपकी स्क्रीन पर उसका डेटा आने जा रहा है। तो सीएम के काम पर भूपेश बघेल के ने जो काम किया 5 वर्षों में, 44% लोग कहते हैं शानदार काम किया। 8 to 10 के स्केल पर, मतलब अगर आप 1 से 10 आपका पैमाना है, तो लोगों ने अगर 8 से लेकर के 10 नंबर के बीच आंका होगा तो ये 44% लोग हैं। औसत हैं ऐसा कहने वाले 15% लोग हैं और खराब हैं ऐसा 41% लोगों ने कहा। तो इसमें भी आप देखिए लगभग 59-60% लोग मानते हैं कि ठीक सरकार चलाई, बहुत अच्छी सरकार चलाई भूपेश बघेल ने। तो एक थम्स अप है ये भूपेश बघेल के लिए, ये आपको जो है साफ इस सर्वे के अंदर दिखाई दे रहा है। अब सीटों में इसका कितना ऊपर नीचे होगा ये अभी हमको आगे जब हम बात करेंगे सेंट्रल छत्तीसगढ़ की, तब हमें इसकी असलियत पता चलेगी। अभी लेकिन बीजेपी के कैंपेन की अभी हम ज्यादा बात कर रहे हैं, तो अभी अमित शाह जी रमन सिंह के नॉमिनेशन में गए थे 2 रोज पहले, हर्षवर्धन जी, और वहां ऐसा लगा कि बीजेपी ने कुछ स्पार्क छोड़ने की कोशिश की है। वहां पोलराइजेशन वाला ही मुद्दा था। वहां एक हिंदू युवक की हत्या का मामला जो है उसको गृहमंत्री ने उठाया और उन्होंने कहा कि ये लिंचिंग हुई है। वहां से ऐसा लगा बीजेपी शायद खड़ा होना चाह रही है राज्य में। देखिए, निश्चित तौर पर जो अमित शाह ने कोशिश की थी और उसके बाद जो कांग्रेस के नेताओं ने, जो जयराम रमेश और दूसरे प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी थी, वो एक तरह से अमित शाह के ही एजेंडे को जाने अनजाने बढ़ा रहे थे। कवर्धा का हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक तनाव था वो सबको याद है, लेकिन होता क्या है राजनीति में, जिसको अभी सज्जन जी ने भी कहा और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या लोगों की याद में आप उसको चिपका पाते हैं क्या। अभी देखिए बहुत साफ साफ दिख रहा है, ये सर्वे जो बता रहा है 44% कह रहे हैं शानदार, 41% कह रहे हैं खराब। यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के ये पक्के वाले मतदाता हैं। ये 15% है जो तय करता है किसी सरकार की नीति के आधार पर। वो औसत जो कह रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में नहीं ला पाई। पिछला जो चुनाव था 2018 का, ये 15% मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया था,
कांग्रेस के पक्ष में गया था, इसीलिए क्लीन स्वीप जैसी स्थिति हुई थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं ना, और मैं यहां रमन सिंह का दोष बहुत नहीं मानता हूं, कोई भी 15 साल का मुख्यमंत्री होगा वो उसी तरह से लोगों के बीच में जाएगा, पार्टी के नेता उसके आने पर उठ के खड़े हो जाएंगे, आधे से ज्यादा लोगों को उन्होंने पदाधिकारी बनाया है, मंत्री बनाया, तो उनकी हिम्मत नहीं होती। असली बात यह है कि क्या जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने तय किया कि भाई अब ये हमारी लाइन ऑफ लीडरशिप होगी, उसने तय किया क्या? नहीं तय कर पाए। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी की वही है। और भ्रष्टाचार के आरोप कहेंगे तो वो जो अभी राहुल जी ने कहा कि गोबर बेच रहे हैं, उसमें भी घोटाले का आरोप लग गया कि गोबर खरीदने बेचने में भी भ्रष्टाचार हुआ, जहां गाय है ही नहीं है वहां भी गोबर बिक गया। लेकिन इसके बावजूद अगर मुद्दा ये नहीं बन पा रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से विफलता है। देखिए, मानते हैं नेताओं का कमाल ना, बिना गाय के भी गोबर हो जाता है।